नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े जीव जो अपने आकार की वजह से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्हेल की। इसके आकार की बात करें तो जमीन पर रहने वाले हाथी की लंबाई इसके पूंछ जितनी है। ब्लू व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति के बारे में माना जाता है कि 5 करोड़ साल पहले हुई थी। यह 30 मीटर तक लंबी और 130 टन वजनी हो सकती है। इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पानी में सांस नहीं लेती है। जब ये पानी से ऊपर आती है तो इसके सर पर एक छेद होता है, जिसकी वजह से ये सांस ले पाती है और यह अपने सांस को 35 मिनट से लेकर 2 घंटे तक आराम से रोक सकती है। यही बात करें अगर इनके भोजन की तो ये 4 से 6 टन भोजन एक बार में ये खा सकती है और इससे मिली ऊर्जा को ये लगभग 200 दिन बचा कर रख सकती है, यानी इसको 200 दिनों तक खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं जब वह ब्लू व्हेल अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का वजन लगभग 2.5 टन होता है और वो हर 1 घंटे पर अपना 8 पाउंड वजन बढ़ाता है और 1.5 इंच अपनी लंबाई को बढ़ाता है। ये बच्चे हर रोज अपनी माँ के लगभग 200 से 300 लीटर दूध पी जाते हैं। ब्लू व्हेल का जीवन काल लगभग 70 से 90 साल तक हो सकता है। व्हेल्स समुद्र के लिए बहुत जरूरी होती हैं क्योंकि ये बड़ी मात्रा में इस प्लेनेट की गर्मी को और कार्बन को अपने अंदर कैद कर लेती और यहाँ तक कि इनका मल भी अन्य जीवों को पोषक तत्व प्रदान करता है। पहले अंटार्कटिका में लगभग 2,39,000 ब्लू व्हेल रहती थी क्योंकि यहाँ पर कोई भी मानव हस्तक्षेप नहीं था। बात करें इतिहास की तो 1600 ईस्वी में कमर्शियल व्हेलिंग पॉपुलर होनी चालू हुई। ब्रिटिश और डच के द्वारा साल 1712 में स्पर्म व्हेल को पकड़ा गया इंसानों द्वारा। यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि स्पर्म व्हेल आमतौर पर डीप ओशियन में रहती हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। व्हेल का शिकार करके इंसान इससे व्हेल ऑयल निकाला करते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी क्योंकि इसका प्रयोग फैक्ट्री में लुब्रिकेंट की तरह किया जाता था और हर घरों में लाइट जलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। साल 1879 में पेंसिल्वेनिया में पेट्रोलियम की डिस्कवरी हुई तो स्पर्म व्हेल ऑयल की डिमांड कम हुई, लेकिन इसके कुछ ही दशकों बाद व्हेलिंग की डिमांड बढ़ी। जब साबुन बनाने के लिए फैट सप्लाई की कमी हुई तो 1900 ईस्वी की शुरुआत में इन लोगों के द्वारा हर साल 2000 से 20,000 व्हेल्स मारी जाती थी क्योंकि नॉर्वे देश इन सब का बड़ा हब बन चुका था। स्वेन फोविन एक नॉर्वेजियन ही थे जिन्होंने स्ट्रीम पावर्ड व्हेल्स पकड़ने के लिए एक यंत्र बनाया था। इस यंत्र को हार्पून कहा जाता था। इसे इन्होंने पेटेंट भी करवाया था। यह शिप में लगा रहता था और इससे बहुत ही आसानी से व्हेल्स का शिकार किया जा सकता था। आगे बढ़े तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद व्हेल्स ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका था यूरोप के लिए और व्हेल्स की मीट की हाई डिमांड थी रसिया और जापान जैसे देशों में और उस समय 80% से ज्यादा ट्रेड को नॉर्वेजियन और ब्रिटेन कंपनी कंट्रोल करके रखते थे। इनकी सक्सेस को देख करके बहुत सारे देश व्हेल्स का शिकार करने आने लगे, जैसे नीदरलैंड, सोवियत संघ और जापान। इसी के कुछ समय बाद इंसानों की इंसानियत जाग उठी और इन्हें लगने लगा कि अगर हम ऐसे ही शिकार करते रहे व्हेल्स का तो बहुत कम ही समय में ये सारी व्हेल्स खत्म हो जाएंगी। फिर 1946 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने लिमिट लगाई कि कितने व्हेल्स को मारा जा सकता है। एक साल में इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल था, इसलिए 15,000 ब्लू व्हेल्स को मारना अलाउड था। इसके बाद एडजस्ट करके 2300 व्हेल्स को अलाउड किया गया मारने के लिए, लेकिन जल्द ही रियलाइज हुआ कि व्हेल्स की मात्रा बहुत जल्दी कम हो रही है और ये व्हेल्स विलुप्त होने की कगार पर हैं। और तभी 1963 में हम्बैक्स व्हेल्स को प्रोटेक्ट किया गया और 1965 में ब्लू व्हेल को प्रोटेक्ट किया गया और 1982 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन द्वारा कमर्शियल व्हेलिंग पर रोक लगा दिया गया। इस बैन के द्वारा कुछ व्हेल्स स्पीशीज की जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है, जैसे हम्बैक स्पीशीज 1950 में लगभग 500 से भी कम हो गई थी और आज के दिन में इनकी संख्या 25,000 के ऊपर है और ये व्हेल्स इंडेंजर्ड कैटेगरी से हटकर लिस्टेड कंसर्न की कैटेगरी में आ गई हैं और इनकी जो वास्तविक संख्या होती थी वह लगभग 92% से 93% तक रिकवरी हो चुकी है। लेकिन यह सारी व्हेल्स स्पीशीज के साथ नहीं हुई है। ब्लू व्हेल्स आज के दिन भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। स्पर्म व्हेल आज के दिन भी वल्नरेबल की कैटेगरी में है और इस कमर्शियल व्हेलिंग के बैन करने के बावजूद भी 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस बैन को एक्सेप्ट करने से
मना कर दिया। आइसलैंड, नॉर्वे और जापान। इसमें आइसलैंड को लेकर सबसे कम कंसर्न है क्योंकि माना जा रहा है कि वो भी इस साल के अंत तक कमर्शियल व्हेलिंग को बैन कर देगा। वहीं नॉर्वे मिल्की व्हेल्स की हंटिंग करता है मीट के लिए और जापान साइंटिफिक पर्पस से कमर्शियल व्हेलिंग को अलाउड रखता है। लेकिन जापान के द्वारा जिन साइंटिफिक रीजन के लिए व्हेल्स को मारा जाता है उनका मीट भी बेचा जाता है खाने के लिए। 2010 से 2020 के बीच में कई बार जापान के हंटिंग शिप अंटार्कटिका कंजर्वेशन जोन में जाकर हंटिंग करते थे व्हेल्स की, और साल 2018 में जापान ने इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन को छोड़ दिया। आज के दिन इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन जापान को एक पायरेट व्हेलिंग कंट्री मानता है जो इंटरनेशनल लॉ के बाहर जाकर एक्ट कर रहा है। वहीं जापान का कहना था कि इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने ज्यादा कुछ नहीं किया सस्टेनेबल कमर्शियल व्हेलिंग को प्रमोट करने के लिए। जापान के हिसाब से यहाँ व्हेल्स को प्रोटेक्ट करने का सिंगल पर्पस नहीं होना चाहिए, कुछ हद तक व्हेल की हंटिंग को अलाउड करना चाहिए। आपको क्या लगता है, व्हेल की हंटिंग अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।